जो यहाँ के दोनों जनप्रतिनिधि है, चाहे मेयर है चाहे विधायक है, दोनों करप्टेड हैं, दोनों करप्शन से घिरे हुए हैं, दोनों ने जो है लोगों को लूटा है, लोगों की जन समस्याओं को अपनाना समझ के उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। मोदी की जुमलेबाजी में लोग फंसे हुए थे। आप एक बात बताइए, अगर आज ऐसा होता तो प्रदीप बत्रा क्यों अपने आप को ये कह के करता, कहने के जी मुझे वोट दे दो, मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे वोट दे दो, मेरा आखिरी इलेक्शन है। कहीं ना कहीं तो आज भी गुमराह करने की कोशिश करी प्रदीप बत्रा ने। कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट और भी आ रहा था कि यशपाल राणा जी चुनाव लड़ेंगे, या तो पार्टी से या तो निर्दलीय। देखिए, ये आपके माध्यम से पता चला, यशपाल राणा ने कभी भी अपने किसी मंच से, और वो भी राजनीतिक मंच से, ये बात कभी नहीं रखी, लास्ट तक भी नहीं रखी कि मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। उसने हमेशा ये कहा, कहने लगे कि चुनाव में अगर मुझे टिकट हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जिससे होगा उससे लड़वाऊंगा। कांग्रेस कार्यालय खोलना मेरा सपना भी था, और कांग्रेस कार्यालय खुलना जो है रुड़की की मांग भी थी। देखिए, अभी तक क्या था कि प्रत्याशियों के अपने कार्यालय खुलते थे जो केवल चुनाव के लिए होते थे और चुनाव के बाद बंद हो जाते थे। अब की बार पूरी कांग्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी ने मिलके, और जितने कांग्रेस कार्यकर्ता रुड़की के अंदर हैं, उन्होंने मिलके ये कांग्रेस कार्यालय खोला है। आप सभी को इंतजार होगा कि अब 2022 में सरकार किसकी बनेगी, और आज हम बैठे हैं रुड़की विधानसभा में, और रुड़की विधानसभा के लोगों को इस बात का इंतजार होगा कि आखिर रुड़की का विधायक कौन बनेगा। मतलब अब सबको सिर्फ इंतजार है कि 2022 के सिनेरियो से जुड़े हुए लोगों के परिणाम का। अब सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आते हैं तो लोग क्या करते हैं, चुनाव कार्यालय खोलते हैं, मुख्य चुनाव कार्यालय खोले जाते हैं, वहां पर आप जाते हैं और चुनाव की गतिविधियां वहां से चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज ये मन में सवाल आता है कि जब चुनाव खत्म हो गए तो कार्यालय खुला क्यों। मतलब सोच करके देखिए आप, चुनाव जब खत्म हो गए तो कार्यालय खुला क्यों। वो कार्यालय खुला रुड़की विधानसभा में, जवाब देंगे सचिन गुप्ता जी, महामंत्री हैं रुड़की महानगर के, और साथ में आप किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सबके तो मतलब जब चुनाव खत्म होते हैं तो बंद हो जाता है ना कहानी, आप तो शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद अखिलेश जी, चलो सवाल तो पूछा आज आपने बड़े दिनों बाद हमारे से। आपके सवाल का जवाब ये है अखिलेश जी, कांग्रेस कार्यालय खोलना मेरा सपना भी था, और कांग्रेस कार्यालय खुलना जो है रुड़की की मांग भी थी। देखिए, अभी तक क्या था कि प्रत्याशियों के अपने कार्यालय खुलते थे जो केवल चुनाव के लिए होते थे और चुनाव के बाद बंद हो जाते थे। अब की बार पूरी कांग्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी ने मिलके, और जितने कांग्रेस कार्यकर्ता रुड़की के अंदर हैं, उन्होंने मिलके ये कांग्रेस कार्यालय खोला है, और इसकी बागडोर जो दी है और इसे जो संभालने का मौका दिया है वो मुझे दिया गया है। तो इसलिए हमने ये कार्यालय खोला है कि अब तक जो कार्य लोगों के नहीं हो पाते थे, या जिन कार्यों के लिए लोगों को भटकना पड़ता था बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के बीच में, अब वो सारे कार्य इस कार्यालय से होंगे। वो अपनी शिकायतें लेके यहाँ पे आए, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको हल करने की और उन जन समस्याओं को दूर करने की। मतलब बीजेपी कार्यालय को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय खुला है। देखिए, बीजेपी का कार्यालय तो आज तक यहाँ खुला ही नहीं। आप मुझे बताओ ना, बीजेपी का कार्यालय कौन सा? आपका एक ही तो कार्यालय है यहाँ पे जो प्रदीप बत्रा का है, और वो भी अलॉटमेंट जो है कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, तो उसका तो अपना खुद का भी नहीं है, वो भी कांग्रेस की विधायक बीजेपी के हैं। तभी तो कह रहा है विधायक बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है अगर उस स्थान को अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ से भी अगर कोई यूज कर रहा है तो दिक्कत क्या है? तो वही तो दिक्कत आ रही है, केवल जनप्रतिनिधि तो कर रहा है, उसने कभी उसे बीजेपी कार्यालय के तौर पर यूज ही नहीं करा, उसने तो प्रदीप बत्रा के तौर पर यूज करा। आपका ये जो कार्यालय है, इसमें ये तो कहा गया ना कार्यालय आपका है, नहीं कांग्रेस कार्यालय नहीं कांग्रेस कार्यालय कैसे? कांग्रेस कार्यालय, आप ये देखो, सिर्फ सचिन गुप्ता को यहाँ का एक चौकीदार बना के बैठाया गया, बाकी पूरी कांग्रेस कार्यालय में पूरी कांग्रेस का एक सिंगल व्यक्ति रुड़की में गया, देखिए कांग्रेस कार्यालय सचिन गुप्ता का है, हमारा नहीं है। आप कह रहे हैं आपको चौकीदार बना करके बैठाया गया, आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? बीजेपी का चौकीदार तो आपका भाग लिया, तभी तो कांग्रेस आ रही है चौकीदारी करने। अब तभी तो यहाँ की सीट जो है वो आपके जो है यशपाल राणा जीतने जा रहे हैं, और प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ला रहे हैं। चौकीदारी तो देखो हमें करनी पड़ेगी, जिन चौकीदारों को आपने पहले सौंपा था वो तो लूट के भाग गए, और उनके लूट के जाने की वो भी है, तभी तो उनके खिलाफ सारी जनता गई है अब की बात। मतलब पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चौकीदार बन रहे थे तो आप मतलब कांग्रेस पक्ष के लोग अगेंस्ट में थे, और अब कह रहे हैं अच्छा ठीक है तुमको चौकीदारी छोड़ दो, मैं चौकीदारी करूंगा। जब चौकीदारी करें तो उनको करने दो। उनके बस की चौकीदारी थी नहीं ना, वो तो एक जुमलेबाजी में करके आए थे और चौकीदार बन के बैठ गए। दिया तो कांग्रेस ने था, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी उसको लुटा के बैठा दिया उन्होंने।
अब अगर हम नेशनल लेवल पे आ जाऊंगा तो फिर लोग कहने के सचिन गुप्ता जो है रुड़की कांग्रेस से सीधा नेशनल लेवल पे आ गया। अभी आप एक चीज समझो कि रुड़की के अंदर आपका जो आपके जो विधायक थे अभी प्रदीप बत्रा, आपने पूर्व बोला, मैं तो पूर्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगला जो विधायक बन के आ रहा है वो यशपाल राणा है। इस बात का एश्योरेंस क्या है? क्यों नहीं है इस बात का एश्योरेंस? आप ये सोच करके देखिए, लगातार अगर विधायक जी ने चुनाव लड़ा, जब भी लड़ा है, ठीक है, प्रदीप बत्रा जी जब भी चुनाव लड़े तभी जीते हैं। वो चुनाव चेयरमैन का हो, वो चुनाव विधायक, मैं कह रहा हूं आपके पार्टी से भी जब लड़े तो वो जीते, बीजेपी से लड़े तो वो जीते, और आप कह रहे हैं आज पूर्व। अरे भाई देखिए, पिछली बार बीजेपी से वो जीते, मोदी लहर में जीत के ले गए। कांग्रेस के टाइम में जब वो आए थे तो एक साफ छवि वाले व्यक्ति थे। उसके बाद जितने घोटाले उन्होंने करे, और सबसे ज़्यादा आपके न्यूज़ चैनल ने ही उसको घोषित करा। उसके बाद उससे पहले कांग्रेस लगातार उस पर छीटाकशी कर रही थी, मुहर लगाई आपके चैनल ने उस पर। चैनल ने मुहर नहीं लगा। देखो आप अभी बीच में वो नहीं, आपने उनके इंटरव्यू लिया, आपने उनके इंटरव्यू में साबित करा, हमारे द्वारा साबित हुए, कहने लगे उन्होंने सबसे ज़्यादा घोटाले और सबसे ज़्यादा घपलेबाजी करी। अब आप ये इस बात से नहीं मुकर सकते, कहने लगे जो यहाँ के दोनों जनप्रतिनिधि है, चाहे मेयर है चाहे विधायक है, दोनों करप्टेड हैं, दोनों करप्शन से घिरे हुए हैं, दोनों ने जो है लोगों को लूटा है, लोगों की जन समस्याओं को अपनाना समझ के उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। तो इस बात की तहकीद और इस बात पे मोहर जो है आपके लोगों ने भी, मीडिया वालों ने, सबने लगाई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब चौकीदारी उनके बस की नहीं है। जो उनके एक सिपह सालार कहते थे चौकीदार, वो पूरी लूट के हर शहर की जनता को ले जा चुका है। ये बात हो गई आरोप लगाने की, मतलब जैसा कि आरोप लगाने का काम जो है, जैसे आपने बोला कि बाकी भाई जो चीज स्थिति होती है वो जननेता जिस बात को कहते हैं वो द न्यूज़ वाला नेटवर्क दिखाता है। आप फिर से वही आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आरोप लगाने तक की जो कहानी थी, मुझे लगता है चुनाव तक तो ठीक होता है। चुनाव हो गए हैं, डब्बे में ईवीएम में नहीं, मैं आपसे एक सवाल जो करना चाह रहा हूं कि ईवीएम में अब सबकी किस्मत कैद हो चुकी है। अब बात ये आती है कि क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको लगता है कि अब स्थिति ऐसी दिख रही है आपको कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाले हैं या बीजेपी वाले रिपीट करेंगे? आप ये बताइए। क्यों नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी जीत के आ रहा है। सारे न्यूज चैनल कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन क्यों नहीं है? आप ये देखो ना, शहर के हर कोने से यशपाल राणा का नाम चला है, हर आदमी ने यशपाल राणा का नाम लिया है, हर कोने से यशपाल राणा को वोट पड़ी है। लेकिन वोट आप कह रहे हैं कि वोट दिया, क्यों नहीं दिया? नाम लिया आप और वोट दिया, दोनों में अंतर होता है। नहीं, नाम के साथ साथ वोट मिली है यशपाल राणा को, और उसकी जमीन तैयार करने के लिए कांग्रेस के हर टिकटार्थी का 12,500 का वोट डिफरेंस था पिछली बार। 12,500 वो विजयी हुए थे। आप 12,500 से जो विजयी भव में बता रहे हैं प्रदीप बत्रा हुए थे, क्यों हुए थे? क्योंकि आपके यहाँ से एक व्यक्ति जो उसमें बीजेपी का था वो कांग्रेस में आया था, ना तो वो कांग्रेस की कार्यशैली में ढल पाया, ना कांग्रेस का जो मतदाता था वो उसको एक्सेप्ट कर पाया, ना बीजेपी का मतदाता उसे भूल पाया कि उन्होंने क्या चीज़ करके आए। इसलिए वो डिफरेंस था। दूसरा वो डिफरेंस का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस वक्त मोदी लहर थी, मोदी के जुमलेबाजी में लोग फंसे हुए थे। आप एक बात बताइए, अगर आज ऐसा होता तो प्रदीप बत्रा क्यों अपने आप को ये कह के करता, कहने के जी मुझे वोट दे दो, मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे वोट दे दो, मेरा आखिरी इलेक्शन है। कहीं ना कहीं तो आज भी गुमराह करने की कोशिश करी प्रदीप बत्रा ने पूरे इलेक्शन में। आपने कहा कि आपका जो पिछला प्रत्याशी था वो बीजेपी से आया हुआ था, यही आपने कहा, इस वजह से कमजोर स्थिति थी आपकी। लेकिन इस बार की कंडीशन ये भी है कि जो कांग्रेस के अन्य दावेदार थे, अन्य लोग थे, शायद उन्होंने खुल करके साथ नहीं दिया यशपाल राणा का। देखिए एक बात आइए, आप इससे ज्यादा क्या चाहते थे? कांग्रेस के एक भी टिकटार्थी ने कांग्रेस का पर्चा नहीं भरा, इसलिए वो उसके साथ था यशपाल राणा के। मेरा खुद का कार्य पहले पर्चा न भरना साथ होता है, क्यों नहीं होता? पर्चा न भरना साथ होता है। कांग्रेस का यही टिकटार्थी कोई सा भी पर्चा भर देता तो क्या यशपाल राणा जीत जाता? क्या यशपाल राणा के वोट खत्म उसमें ना पड़ते? क्या कांग्रेस वो प्रत्याशी कांग्रेस के वोट ना लेके जाता? दूसरी चीज, अब आप मेरे पे आ जाइए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपका मेरे पे आएगा। सचिन गुप्ता के कार्यालय ने पूरे 5 दिन लोगों को अपने यहाँ जो है सदस्यता दिलाई बीजेपी की, आपके चैनल के माध्यम से बताया गया, बाकी के भी। सबसे बड़े जो वो थे निषाद, उसके प्रदेश अध्यक्ष, उनसे करवाई। 28,000 वोट रुड़की के अंदर थी। उन्होंने अपना पूरा कार्य जो है 5 दिन के अंदर यशपाल राणा के लिए करा। फिर कौन से उसने नहीं करा भाई टिकटार्थी ने? किसी टिकटार्थी ने आके कहा, कहने लगे कि वोट यशपाल राणा को मत दो या कांग्रेस को मत दो, हम देंगे? बताओ मुझे, किसी ने कहा क्या? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? कहने लगे कि जो है उन्होंने मदद नहीं करी। मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई दुख तो होता है ना। अगर मान लीजिए कि बाकी प्रत्याशी, अगर 20 प्रत्याशी, 20 ऐसे दावेदार हैं जो टिकट मांगते हैं,
उनमें से एक को अगर नहीं, एक को होता है बाकी को नहीं होता, दुख होता है, कहीं ना कहीं साथ देने में तकलीफ होती होगी। मतलब आपका कहना यह है कि दुख वो जो है वो इसलिए होना चाहिए, कहने कि उसकी वजह से वो अपने प्रत्याशी को हराने पे आ जाएगा, तो जब अगली बार उसका नहीं होने का दूसरे का होगा तो फिर ये कहानी उस वक्त चलेगी। हम तो इस कहानी को तोड़ रहे हैं, लगातार तोड़ के दिखा रहे हैं। जब चुनाव होने से पहले कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट और भी आ रहा था कि यशपाल राणा जी चुनाव लड़ेंगे, या तो पार्टी से या तो निर्दलीय। देखिए, ये आपके माध्यम से पता चला, यशपाल राणा ने कभी भी अपने किसी मंच से, और वो भी राजनीतिक मंच से, ये बात कभी नहीं रखी, लास्ट तक भी नहीं रखी कि मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। उसने हमेशा ये कहा, कहने लगे कि चुनाव में अगर मुझे टिकट हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जिससे होगा उससे लड़वाऊंगा। आपके कई बार आपके चैनल पे भी ये न्यूज़ आई है, आप मुझे एक न्यूज़ उनकी वो दिखा दो यशपाल राणा की, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, अगर टिकट हो या ना हो। चलिए, चुनाव की बात, और आपने तो बिल्कुल डिसाइड कर रखा है कि हमने लड़ा नहीं है और यशपाल राणा विधायक बनने जा रहे हैं, आपने डिसाइड कर रखा है बिल्कुल कि हमने इसलिए डिसाइड कर रखा है कि हर आदमी को पता था, मान बैठे क्या? बिल्कुल मान के बैठेंगे यशपाल राणा इलेक्शन जीत रहा है और कांग्रेस सरकार आ रही है। कारण उसका फिर बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितनी कुरीतियां, जितनी करप्शन उसने प्रदीप बत्रा ने कर रखे थे, इस बार हर व्यक्ति ने उसे मान रखा था कि ये करप्टेड आदमी है, हमें जो है एक ईमानदार आदमी चाहिए। जब कांग्रेस ने अपना एक मजबूत प्रत्याशी यशपाल राणा को उतारा तो उसके चेहरे में हर किसी को पता था कि ये ईमानदार आदमी है। इसी ईमानदारी को लेकर यशपाल राणा ने अपना पूरा इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने उसका साथ दे के इलेक्शन लड़वाया। इसी वजह से कांग्रेस इस बार जो है अपने प्रत्याशी के माध्यम से जीत के आ रही है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैं एक ये, अगर मान लीजिए, क्योंकि राजनीति में लोग कहते हैं अगर मगर नहीं होता, पर मैं कहता हूं अगर मगर होता है तभी राजनीति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज के आधार पर ही राजनीति की जाती है। एक पॉसिबिलिटीज है कि ईवीएम में अब सबके भाग्य तो कैद हो चुके हैं और लोगों ने वोट दे दिया है। कुछ साइलेंट वोटर्स थे जिनका अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया उन्होंने वोट किसे किया किसे नहीं किया। इनकेस प्रदीप बत्रा ही विधायक बन जाते हैं, करेंगे क्या आप? देखिए, प्रदीप बत्रा अगर फिर विधायक बनते हैं तो यहाँ की जनता के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और लोग समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने वोट प्रदीप बत्रा के खिलाफ करा था, फिर भी प्रदीप बत्रा कैसे जीत के आया। ये तो अब सारी गणना जो है निर्वाचन आयोग और वो मतपेटियाँ जो बंद हुई हैं, जो ईवीएम आप बताने बंद हुए हैं, वो साबित करेंगे कि कैसे हुआ। नहीं तो प्रदीप बत्रा के खिलाफ वोटिंग हुई है, पूरे शहर ने प्रदीप बत्रा के खिलाफ वोटिंग करी है, और फिर भी प्रदीप बत्रा अगर जीत के आ रहे हैं तो फिर सवाल के घेरे में आते हैं। मतलब पहले ये बात मान बैठेंगे अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो ठीक है, अगर बीजेपी वाला जीता तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। ईवीएम पे क्यों नहीं ठीकरा फोड़ेंगे? हम तो ये कहेंगे लोगों के साथ दुर्भाग्य है। आप क्यों सचिन गुप्ता या कांग्रेस पर टिकटार्थी या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके इंटरव्यू ले रहे हैं? आप पब्लिकली जाइए, पब्लिकली पूछिए, आपको 100 में से 90% आदमी वो मिलेगा जो ये कहेगा कि मैंने वोट जो है यशपाल राणा को दी। कई बार लोग बताते भी नहीं, कई बार लोग छुपाते हैं और कई बार लोग सोच समझ करके कुछ भी बुक कह देते हैं, वो अलग चीज़। मेरे ख्याल से अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है आपके सामने तो अच्छे बोल लेते हैं। जब आप एक अनपढ़ आदमी को साबित कर सकते हैं कि उसने अनपढ़ बता दिया तो आप अच्छी चीज़ें साबित कर सकते हैं। चलिए, मैं अंत में एक सवाल आपसे करता हूँ। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं लेकिन मैं वही आता हूँ कार्यालय को लेकर के, कि कहीं ये कार्यालय ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले जो नगर निगम के इलेक्शन है उसको टारगेट करने के लिए भी? बिल्कुल, ये जो कार्यालय खुला है इसमें हर इलेक्शन टारगेट होगा, हर इलेक्शन या हर इलेक्शन टारगेट, क्योंकि 5 साल बाद समय आने वाला है विधानसभा का। 5 साल बाद विधानसभा का समय आने वाला है, और ये जो समय अभी आने वाला है रिसेंट, अगर कोई आएगा, कोई इलेक्शन आएगा तो नगर निगम का आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस कार्यालय जो उद्घाटन है रुड़की का जो खोला गया है, वो केवल इसलिए नहीं खोला गया कि 2.5 साल के बाद जो नगर निगम का इलेक्शन आ रहा है या 40 पार्षद हमने चुनने हैं, केवल उनके लिए। उनकी तैयारी यहाँ से होगी और हम तैयारी कराएंगे कांग्रेस परिवार मिलकर पूरी। इसके अलावा अभी जिला पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, हम जिला पंचायत के इलेक्शन में भी अपने लोगों की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और उनके साथ मिलकर उनके इलेक्शन लड़वाने की पूरी तैयारी कराएंगे। अब जिले की कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ेगी, ना कि खाली महानगर रुड़की अपने नगर रुड़की के लड़ेगी, हरिद्वार के लड़ेगी या लक्सर के। अब सारे जिलों में जितने भी वो हैं शहर, वो सबके जो हैं कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक दूसरे को मजबूती देते हुए सारे इलेक्शन में भागीदारी करेंगे। चलिए दोस्तों, आखिर कार्यालय का उद्देश्य क्या है ये आप आहिस्ता आहिस्ता जानकारियों के माध्यम से आपको कुछ न जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे मिलता रहेगा, क्योंकि
कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो कार्यालय खुलते हैं, एक चुनाव तुरंत खत्म हो उसके बाद अगर कार्यालय खुलता है तो कहीं ना कहीं मंशा कुछ और होती है। खैर आप बता रहे हैं कि चुनाव अलग अलग जो चुनाव है वो यहाँ से लड़े जाएंगे। आप फिर से लड़ने की क्या इच्छा होगी आपकी? देखिए, मेरी लड़ने की इच्छा फिलहाल कुछ नहीं है। मैं ना तो मेयर का इलेक्शन लड़ रहा, मैं ये बात पहले भी साबित कर चुका, आपके माध्यम से फिर बता रहा हूँ। लेकिन मेयर टिकट अगर आपको कांग्रेस पार्टी दे देगी कि मेरे चुनाव लड़ी तो क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव में टिकट उसे ही देती है जब कोई टिकट मांगने वाला होता है। मैं टिकट मांगूंगा उस प्रत्याशी के लिए जो यहाँ से बहुत मजबूती से अगला इलेक्शन लड़ेगा। मैं प्रदीप बत्रा नहीं हूँ जो हर टिकट की दावेदारी अपने या अपने सहयोगियों के लिए करता है। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैंने एक टिकट की दावेदारी करी थी जो मुझे नहीं मिला, हमारे साथी यशपाल राणा को मिला। अगले टिकट की दावेदारी हमारे दूसरे कांग्रेस के टिकटार्थियों या दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। उनके हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक टिकट मांग चुके हैं, दूसरा टिकट उनके लिए मांगे। मतलब आप मेयर के लिए टिकट नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगूंगा, कतई नहीं मांगूंगा। तो कहानी क्या कौन सा रूप लेने वाली है ये आप बैठ करके सोचते रहिए। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा कि अगर फिर से प्रदीप बत्रा जी विधायक बनते हैं तो क्या होगा, सचिन गुप्ता जी तो खैर फिलहाल ईवीएम पर सवाल खड़ा कर देंगे। मैं तो ईवीएम पे भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ और मैं तो इस नीति अच्छा, पे भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अभी खड़ा कर रहे हैं? अभी खड़ा कर रहे हैं? नहीं, अभी खड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं यार। चुनाव जो आपने प्रश्न करा मैं तो उस पर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि यशपाल राणा जो है इलेक्शन हार रहे हैं या इलेक्शन जीत के नहीं आ रहे हैं। तो वोटर्स को जाकर के तो आपने जबरदस्ती नहीं कराई होगी ना? वोटर्स क्या पता वोटर्स ने अपने आप को जबरदस्ती उसमें फेंका और कहने लगे नहीं हमने तो इस बार कांग्रेस को देनी है। हर वोटर का सबसे बड़ी ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी अन्य जो पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टियां हैं, वो अक्सर जब हारती हैं तब सवाल खड़ा करती हैं। आप भी कह रहे हैं कि अगर यशपाल राणा जी विधायक नहीं बने तब हम ईवीएम पे सवाल खड़ा करेंगे। भाई देखिए, यशपाल राणा जी के पक्ष में जब 70-80% पब्लिक शुरुड़की शहर की है और उन्होंने उनका साथ दिया है तो यशपाल राणा कैसे हार रहे हैं? और फिर भी आप कह रहे हैं कि अगर हारते हैं तो क्या होगा? तो हारते हैं तो उसका कहीं ना कहीं ठीक रहा या उसके कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ईवीएम मशीन भी तो आएंगी। मतलब ये नहीं मानेंगे कि जनता ने सही मैंडेट दिया, सही चुना? ये नहीं, कांग्रेस तो सही मैंडेट यशपाल राणा के पक्ष में दे रही है, कांग्रेस के पक्ष में दे रही है। आप देखिए कांग्रेस सरकार आ रही है, हर जगह कांग्रेस सरकार की लहर है इस बार। चलिए दोस्तों, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सोचते रहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद सर जो आपने समय दिया, और मुझे लगता है कि अन्य विषयों को लेकर के जरूर हम आपके साथ बैठेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा फिर से कि आप मेरे से दोबारा सवाल पूछें और उनका मजबूती के साथ और साफ सुथरे लफ्ज़ों में जो है मैं जवाब दे पाऊँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रुड़की का अगला विधायक कौन बनने वाला है? और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड में सरकार किसकी आने वाली है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।